स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सभी लोग अपनी स्क्रीन पे हेडिंग डालिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सभी लोग अपनी स्क्रीन पे हेडिंग डालिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर आप इसका बेसिक लेक्चर समझ ले जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप इसका बेसिक लेक्चर भी नहीं समझते हैं फिर आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए, परम्यूटेशन का हिंदी में मतलब होता है अरेंजमेंट। मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो बच्चों, अरेंजमेंट एक डिफरेंट वर्ड होता है और सिलेक्शन एक डिफरेंट वर्ड होता है। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनने का तरीका, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करने का तरीका। बोलो भाई, हमारी बात समझ में आई? जैसे बच्चों, हमारे पास मान लीजिए सबसे पहले हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आपको परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एनपीआर। क्या आना चाहिए? एनपीआर। अब कहोगे सर ये एनपीआर होता क्या है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा एनसीआर लिखा रहता है, परम्यूटेशन में पी रिप्रेजेंट कर रहा है परम्यूटेशन को, और एन और आर मतलब इस तरीके से अगर कोई ऊपर एन लिखा है नीचे आर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, या नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ये इसका मतलब होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि हम अरेंजमेंट वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, तो एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है सिलेक्शन। अगर बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, अगर मैं हेडिंग डालूं कॉम्बिनेशन, आज आपको सिर्फ समझना है इसके बारे में। अगर आप समझ गए तो फिर आप समझ जाएंगे कि है क्या दोनों में डिफरेंस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से। अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें आपकी स्क्रीन पे तो दिस इज एनसीआर। तो ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, और नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। तो चलिए हम इस बात को लिख भी लेते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ arranging are things out of n things। और नीचे वाले का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, थिंग्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपके, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अब जैसे इसको पढ़ने की नीड क्यों पड़ी, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप समझिएगा, जैसे मतलब हमारे पास मान लीजिए ए बी सी, ये तीन ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ये तीन ऑब्जेक्ट है। हमने कहा तीन में से दो को सेलेक्ट करने का कितने तरीके हो सकते हैं? ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट है, तीन में से दो को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो तुम कहोगे सर एक ए बी भी हो सकता है, एक बी सी भी हो सकता है, एक सी ए भी हो सकता है। तो तीन में से दो को सेलेक्ट करने का तरीका, कितने तरीके हैं? या तो आप ए बी ले लीजिए, या तो आप बी सी ले सकते हैं, या तो आप सी ए ले सकते हैं। बोलिए आपको समझ में आई? अभी हमने बात कही सिलेक्शन की, लेकिन अगर हम बात कहें अरेंजमेंट की तो अरेंजमेंट में कुछ कहानी बदल जाती है। जैसे अगर हम कहें कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स, तो थ्री ऑब्जेक्ट्स आपके पास है ए बी सी। अगर उसमें से मेरे को दो को अरेंज करना हो तो अरेंज करने का तरीका क्या होगा? एक आप ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी ए ले सकते हैं। अब बच्चों, अरेंज का मतलब ये मतलब होता है कि आप किसी स्टूडेंट्स को रो में बैठा रहे हैं, तो पहले ए बैठा है फिर बी बैठा है, तो ये एक अरेंजमेंट है।
लेकिन अगर हम पहले बी को बैठा दें फिर ए को बैठा दें तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। पहले हम सी को बैठाते फिर बी को बैठाते, ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। सिमिलरली ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। तो जब हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ए बी अलग है, बी ए अलग है, लेकिन जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो ए बी वही है, जो बी सी है वही सी ए है। मतलब आपने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट का मतलब आपने चुन लिया, तो चुनने का मतलब आप ए बी को भी वही मान रहे हैं, बी ए को भी वही मान रहे हैं, चाहे आप ए को पहले लें चाहे बी को पहले लें, चाहे बी को पहले लें चाहे ए को पहले लें। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन का मतलब हुआ कि आप सिर्फ उसमें से चुनेंगे, उनको अरेंज नहीं करेंगे। मतलब जो ए बी है वही बी ए है, एक ही माना जाएगा। लेकिन जब हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो ए बी अलग माना जाता है, बी ए अलग माना जाता है, बी सी अलग माना जाएगा, सी बी अलग माना जाएगा, सी ए अलग माना जाएगा, ए सी अलग माना जाएगा। तो ये बच्चों होता है इनमें डिफरेंस। तो ये हो गया बच्चों सिलेक्शन। ऊपर वाला एग्जांपल है सिलेक्शन का, और नीचे वाला बच्चों एग्जांपल है अरेंजमेंट का। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आप उसको अरेंज करेंगे, मतलब ए बी अलग है, बी ए अलग है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों अगर हम उसको ऊपर वाले डिफाइनिंग रिलेशनशिप से देखें तो वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको समझना होता है कि सिलेक्शन क्या है और अरेंजमेंट क्या है। सिलेक्शन एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, अरेंजमेंट एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, उसमें से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 3 है, लेकिन अरेंज करने के तरीके 6 हैं। कितने तरीके हैं? 6 तरीके। तो यहां पे हो गए सिलेक्शन के 3 वेज और अरेंजमेंट के हो गए 6 वेज। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, 6 वेज। ओके बच्चों, अब बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर ये सब पढ़ने से पहले आपको, भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आता है तो उसमें मतलब तो यही होता है कि परम्यूटेशन का पी है सी है, लेकिन इनको करने से पहले आपको कुछ और बातें भी सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे ही हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक टर्म आएगा, उस टर्म को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल वर्ड्स इसमें काफी ज्यादा यूज होता है, तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल समझिए क्या होता है। ओके, जिस तरह से आप अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मतलब समझे, अब फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द continued product, the continued product of first n natural numbers, the continued product of first n natural numbers is called the n factorial. क्या कहते हैं? n factorial. तो मैंने बताया द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n factorial, and it is denoted by factorial n. तो देखो बच्चों मैंने फैक्टोरियल का सिंबल कैसे बनाया है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। आप इस तरह से फैक्टोरियल का सिंबल बनाते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। आप 2 सिंबल होते हैं फैक्टोरियल बनाने के, या तो आप फैक्टोरियल n इस तरह से भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल n इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड सेम होते हैं, चाहे आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एल शेप डायग्राम को बनाते हैं, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से एल शेप बना करके भी लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कंटिन्यूएशन होगा। जैसे आपने लिखा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा, उसका मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। दिस इज द मीन ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 4। तो 4 into 3 into 2 into 1।
ठीक है, जैसे किसी ने लिख दिया फैक्टोरियल 5, तो इसका क्या मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज द मीन ऑफ फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 आ जाए तो क्या मतलब है उसका, फैक्टोरियल 5 आ जाए तो उसका क्या मतलब है। तो ये डिफाइनिंग रिलेशनशिप पे चल रहा है। क्या है डिफाइनिंग रिलेशनशिप, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो ऐसे ऐसे हम लोग एक एक नंबर करके लिखते चले जाते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया मान लो कि फैक्टोरियल 10 है, तो 10 का मतलब क्या होगा, अगर आप 10 को बाहर निकालेंगे तो अंदर फैक्टोरियल 9 बचेगा, और अगर आप 9 को बाहर निकालेंगे तो अंदर फैक्टोरियल 8 बचेगा, और अगर आप 8 को भी बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा फैक्टोरियल 7 बचेगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप 10 को पूरी तरीके से लिखना चाहें अप टू n नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द मीन ऑफ फैक्टोरियल। और आपको ध्यान देना होगा, कभी भी आपके सामने कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज फैक्टोरियल 0, तो आपको ध्यान देना होगा फैक्टोरियल 0 इज नॉट 0, फैक्टोरियल 0 इज 1। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको अभी लर्न करना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, जिसको मैं आगे चल के आपको प्रूव भी कराऊंगा। तो दिस इज द फैक्टोरियल। जैसे बच्चों अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, तो पहले आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज कर पाएंगे बेहतर तरीके से। जैसे आपको मैंने कहा कि आप कंप्यूट करिए, यानी कैलकुलेट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 18, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप कहोगे सर जो ऊपर 20 है उसको बाहर निकालिए, फिर 19 भी बाहर निकाल दीजिए और 18 पे ब्रेक कर दीजिए, पूरा मत ओपन करिए, और नीचे फैक्टोरियल 18 पहले से ही है, तो ऊपर नीचे फैक्टोरियल 18 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 20 इंटू 19, और 20 इंटू 19 होता है 380। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से फैक्टोरियल को एवेल्युएट करते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है फैक्टोरियल 8, ध्यान से देखिए, हम सेकेंड पार्ट करा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है फैक्टोरियल 10 होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम 10 को बाहर निकालेंगे, फिर 9 को, फिर 8 को, फिर 7 को, और 6 पे होल्ड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 6 तो नीचे दिया हुआ है, वो कैंसिल हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे, आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बच्चों ये फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वांटिटी बनी उसको सॉल्व कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 10, दैट कम्स आउट टू बी 210। तो बच्चों ये फैक्टोरियल्स को सॉल्व करने का मेथड होता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल्स को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब जैसे मैं एक आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं समझ में आया तो आप सिलेक्शन और अरेंजमेंट इन दोनों प्रोसेस में आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल्स वाले क्वेश्चंस जरूर देख लीजिए कि सॉल्व किस तरह से किए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले केसेस में सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स लिए थे ए बी सी। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को तो देख के कोई भी सिलेक्शन और अरेंजमेंट बता सकता है कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 3 वेज हो सकते हैं, और 3 में से 2 को अरेंज करने के 6 वेज हो सकते हैं, क्योंकि वो काउंटेबल है, आप गिन के बता सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं आपके पास 3 ही ऑब्जेक्ट आएंगे, 3 से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो उस केस में आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो भी डिफाइनिंग रिलेशनशिप है उसको यूज करना पड़ेगा, और फटाफट अरेंजमेंट का आंसर और कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन का आंसर निकालना पड़ेगा। तो मेरी बात आपके पास, सब लोग के पास पहुंच रही है। दिस इज x अपॉन फैक्टोरियल 11, दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 9,
प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11। तो बच्चों यहां से आपको x निकालना है, फाइंड x। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सिंप्लीफाई करके x निकाल पाए। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखिए। सबसे पहले क्या करिए कि कोशिश करिए कि फैक्टोरियल के टर्म्स यहां से हट जाए किसी भी तरीके से। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल होता है जैसे 9, उसको बने रहने दीजिए और 10 वाला बाहर निकाल लीजिए, अंदर 9 रह जाएगा। सिमिलरली 11 को बाहर निकालिए, 10 को बाहर निकालिए, फिर अंदर 9 रह जाएगा। और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फैक्टोरियल 9 इस तरफ कॉमन आके बाहर निकल आया और वहां से भी फैक्टोरियल 9 आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + 1/10 यानी कि 11 अपॉन 10, और वहां बचा x अपॉन 11 इंटू 10। तो यहां तक आपको सभी को बात क्लियर हो गई होगी। 10 से 10 कैंसिल, 11 इंटू 11 होता है 121। दैट्स मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आई है, 121। तो बच्चों ये फैक्टोरियल्स को सॉल्व करने का मेथड होता है, ये आपको जरूर आना चाहिए कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो हम लोग अपना रिटर्न बैक होते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या है, उसके पास हम लोग वापस आते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन का डिफाइनिंग रिलेशनशिप लिखने जा रहे हैं। तो ये रहा डिफाइनिंग रिलेशनशिप, दिस इज NPR। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग R things या R objects out of N objects। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप। ये एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप है कि NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आपने कहा कि सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में आपके पास 3 थे ऑब्जेक्ट और 3 में से 2 को आपने अरेंज किया था। 3 में से 2 को जब अरेंज किया तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने आए, 6 वेज आए। क्या वो यहां से वेरीफाई हो सकता है, चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि जो n होता है वो हमेशा r से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है 3p2 की। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। n की जगह क्या है 3 थिंग्स। तो ये हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। ये देखिए मैंने डिफाइनिंग रिलेशनशिप लगा दी। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे फैक्टोरियल 1 है, और बच्चों फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो नीचे 1 आ गया, तो आंसर इज 6। अब आप देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है। और आपको ध्यान देना होगा कि NPR में जो n होता है वो हमेशा r से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, बस। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये भी याद रख सकते हैं कि n 0 से बड़ा होता है और r 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इन कंडीशंस पे NPR फॉलो होता है, क्योंकि ये बात ऑब्वियस सी है कि आप n में से r को सेलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा कि r में से n को करें, मतलब 3 में से 2 लोगों को चुना जा सकता है, 2 में से 3 लोगों को चुना थोड़ा ना जा सकता, क्योंकि जब 2 है तो उसमें से 3 कैसे चुनेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बना कि जो n होता है उसकी वैल्यू हमेशा r से बड़ी या बराबर होती है, और n 0 से बड़ा होता है और r भी 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, और जैसे जैसे हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कैलकुलेट करने में आसान होगी। तो सबसे पहले आज इसकी फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम आपको बहुत टफ कोई क्वेश्चन इसमें नहीं कराएंगे, पहले हम आपको समझा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखिए बच्चों, अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और भी सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करने के लिए देता हूँ। इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है P
15 3, अगर कोई इस तरह से लिख दे तो इसका मतलब ये होता है 15p3, इसका मतलब होता है 15p3। अगर आपको 15p3 कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कलेक्ट करेंगे, और इसका अगर हिंदी में मतलब निकालें तो क्या है, दिस इज 15 में से 3 को अरेंज करने का तरीका, 15 में से 3 को अरेंज करने का तरीका, ये इसका मतलब हुआ। और अगर ऐसे तरीके निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परम्यूटेशन। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि परम्यूटेशन क्यों यूज कर रहे हैं। तो डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्या हुई, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो दिस इज फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर से 15 बाहर आएगा, 14 बाहर आएगा, 13 बाहर आ जाएगा, 12 को अंदर ब्रेक रोक दीजिए क्योंकि नीचे वाले 12 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 15 इंटू 14 इंटू 30। अब सोचिए 15 में से 3 को अरेंज करने के कितने वेज होंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 2730 वेज। अब आप सोचिए क्या आप उसको कॉपी में लिख सकते थे इतने नंबर ऑफ वेज, नहीं लिख सकते थे। दिस इज द वे ऑफ परम्यूटेशन, इस तरह से हम परम्यूटेशन को यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सभी बातें क्लियर हो गई होंगी किस तरह से मैं कर रहा हूं क्वेश्चंस को। तो दिस इज द वे ऑफ परम्यूटेशन, इस तरह से परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब बच्चों आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चंस का लेवल, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूं, देखिए वो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले कुछ रूल्स वगैरह भी हैं, वो मैं आपको थोड़े से और बता देता हूं। सबसे पहले जो रूल्स हैं उसके लिए हेडिंग डालिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला रूल होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए इस रूल का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं, बल्कि लिखवा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रखिए। लिखिए यहाँ पे, इफ देयर आर two jobs, if there are two jobs such that one of them can be completed in m ways and second job can be completed in n ways, यानी एक जॉब को करने के तरीके m है और दूसरी जॉब को करने के तरीके n है, then the two jobs in succession, यानी उन दो जॉब्स को ओवरऑल करने के कितने तरीके होंगे, इसका हिंदी में मतलब हुआ then the two jobs in succession can be completed in m into n ways, ये मतलब हुआ। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ रूल लिखाया है, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं डायरेक्टली इसी पे बेस्ड। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, इन अ क्लास there are
10 boys and 8 girls. ध्यान दीजिएगा, in a class there are 10 boys and 8 girls. The teacher wants to select a boy. The teacher wants to select a boy and a girl to represent the class in a function. अब आपका क्वेश्चन बना, in how many ways can be teacher make this selection? तो आपके पास ये क्वेश्चन मैंने बनाए, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अभी बन के आ रहे हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ये हुआ कि किसी का कोई स्कूल है, स्कूल में कोई फंक्शन है और स्कूल में जो है 10 बॉय और 8 गर्ल्स है, मतलब 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। तो टीचर चाहता है कि स्कूल का जब फंक्शन हो तो उसमें से एक लड़के को सेलेक्ट करना चाहता है और एक लड़की को सेलेक्ट करना चाहता है ताकि उस फंक्शन को वो रिप्रेजेंट करें। तो आप पढ़ सकते हैं, लिखा है क्वेश्चन में, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। यानी टीचर क्या सेलेक्ट करना चाहता है, एक लड़का और लड़की को। उसमें ये नहीं लिखा है कि टीचर या तो लड़का सेलेक्ट कर ले या तो लड़की सेलेक्ट कर ले, दोनों से उसका काम हो सकता है, ये नहीं लिखा है। वो लिखा है इस क्वेश्चन में कि वो 2 लोग सेलेक्ट करना चाहता है, उन 2 लोगों में एक लड़का है और एक लड़की है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, ये नहीं लिखा है कि सेलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। और मतलब डिफरेंट हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहां पर कंपलसरी कंडीशन है कि यहाँ 2 लोग हो, उसमें से एक लड़का हो और एक लड़की हो। तो बच्चों 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, तो 10 लड़के में से किसी एक लड़के को लेने का तरीका कितना होगा और 8 लड़कियों में से किसी एक लड़की को लेने के कितने तरीके होंगे, ऐसे ही आप सोचेंगे। तो बच्चों 10 लड़के हैं, तो 10 लड़के में किसी एक लड़के को लेने का तरीका कितना होगा, क्योंकि दिस इज अ परम्यूटेशन, तो यहां पर हम लोग को नंबर ऑफ वेज देखने होते हैं। तो अगर आप बॉयज का नाम लिख लें, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, और गर्ल्स का नाम लिख लें G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 और G8। तो बच्चों अब ये बताओ, टीचर के पास क्या ऑप्शन है, कितने नंबर ऑफ वेज है 10 लड़कों में से एक लड़का लेने का। तो तुम कहोगे सर वो जो टीचर है वो B1 को भी ले सकता है, B2 को भी ले सकता है, B3 को, B4 को, B5, B6 को भी ले सकता है, B7 को भी ले सकता है, B8 को भी ले सकता है, B9 को भी ले सकता है। तो टीचर के पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं किसी भी एक लड़के को लेने के? तो तुम कहोगे 10 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं, 10 ऑप्शन है उसके पास, 10 नंबर ऑफ वेज है। उसी तरीके से 8 में से एक लड़की को लेने के कितने तरीके हैं? तो तुम कहोगे 8 तरीके हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय कितने वेज है उसके? m वेज, m का मतलब 10 वेज। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल उसके कितने वेज है? n वेज, यानी कि 8 वेज। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय एंड अ गर्ल इज m into n ways, that means 10 into 8 ways। 10 into 8 मतलब 80 ways हो सकते हैं, यानी कि उस टीचर के पास ओवरऑल 80 तरीके हो सकते हैं। अब उन 80 तरीकों में क्या होगा? हो सकता है B1 G1 हो सकता है B1 G2 हो सकता है B1 G3 हो सकता है B1 G4 हो।
तो B1 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है कि B1 के साथ G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 8 लड़कियां हो सकती हैं, 8 पेयर बन सकते हैं। B1, G1, B2, G2, B2, B1, G1, B1, G2, B1, G3, B1, G4, B1, G5, B1, G6, B1, G7, B7, G8। तो ऐसे करके कितने वेज बन सकते हैं? 8 पेयर बन सकते हैं ना। वैसे करके अगर आप सोचेंगे तो आपका काम होता चला जाएगा। इसके साथ भी कितने बन सकते हैं? 8 वेज बन सकते हैं। इसके साथ भी कितने वेज बन सकते हैं? 8 वेज बन सकते हैं ना। तो ये 8 वेज करके कितनी बार बनेंगे? 10 बार बनेंगे, क्योंकि ये B10 के साथ भी तो हो सकते हैं इतने लोग। भाई B10 के साथ भी तो इतनी लड़कियां हो सकती है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोग हर क्वेश्चन को इतनी देर तक रिपीट थोड़ा ना करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए इतनी देर तक समझाया जा रहा है। आपको तो बस इतना समझना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय, किसी एक लड़के को सेलेक्ट करने का तरीका 10 में से कितना तरीका है? एक लड़के को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 10 वेज। एक लड़की को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 8 वेज। तो दोनों को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हुए? 10 into 8, यानी कि 80 वेज। बोलो समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो भैया मैंने अभी आपको बताया तो कि ये देखिए B1 के साथ ये 8 लोग, मतलब B1, G1, B2, B1, G2, B1, G3, B1, G4 ऐसे करके 8 पेयर बनेंगे। या तो ये वाले 8 पेयर बन सकते हैं, है ना, या तो ये वाले 8 पेयर बन सकते हैं। ऐसे करके आपके कहां तक 8 वेज बन जाएंगे? आपके पास यहां तक के 8 वेज बन जाएंगे। यानी कि 8 वेज कितनी बार आएंगे? 10 बार आएंगे। इसका मतलब आपका आंसर कितना हुआ? 80। बोलो भाई हमारी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्योंकि अभी तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप अगर ढंग से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ में आने चालू हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। यस बेटा बताइए। सर बट इस क्वेश्चन में तो हम लोग को सिलेक्शन करना था। सर इस क्वेश्चन में तो हम लोग को सिलेक्शन करना था, फिर हमने कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया? हाँ देखो बेटा, हम तुमको बता रहे हैं, मेरी बात समझो। दिस इज, अभी हम लोग सिलेक्शन और उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझा रहे हैं। जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे तो वो भी तुमको बताएंगे बेटा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने एक रूल आपको सिखाया है, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये एक रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आगे जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो हम आपको समझाएंगे कि वो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अगर वो अप्लाई करना चाहो तो वो भी अप्लाई करके इस क्वेश्चन में हम आपको दिखा सकते हैं। जरा वेट करो, देखो बेटा हम आपको उस क्वेश्चन इसमें अप्लाई करके दिखाते हैं। इधर आओ। 10 में से किसी एक बॉय को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 10C1। देखो कितना तरीका होगा, 10C1। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया नहीं है, तो कॉम्बिनेशन रुको मैं आपको एक अगले वाले पेज पे बता देता हूं, तो मैं आपको यूज करना बता देता हूं। इधर देखो, देखो बेटा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है NCR, और NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ कॉम्बिनेशन, जो अभी हमने नहीं बताई है, इसलिए हमने पीछे आपका जिक्र नहीं किया, क्योंकि पीछे सिलेक्शन है। और अगर अरेंजमेंट होता है तो अरेंजमेंट का डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो अगर हमको सिलेक्शन करना है, किसका करना है सिलेक्शन? 10 में से एक लड़के को सेलेक्ट करने का तरीका, तो वो क्या हो जाएगा? 10C1। 10C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10 में से एक लड़के को सेलेक्ट करने का तरीका। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 10 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ये देखिए मैंने इसको अप्लाई किया, तो ऊपर है फैक्टोरियल 10, नीचे आया फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, ऊपर से 10 बाहर निकल आएगा, 9 अंदर चला जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 10। और बच्चों वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि
कभी भी चाहे 10C1 हो, मतलब मैं जनरल लिख देता हूं, आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर NC1 होता है तो NC1 की वैल्यू n ही होती है, चाहे आप उसको कैलकुलेट करें चाहे बिना कैलकुलेट किए बता दें, 10C1 की वैल्यू 10 ही होती है, चाहे आप डिफाइनिंग रिलेशनशिप को यूज करें चाहे डायरेक्टली बता दें कि NC1 की वैल्यू n होती है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई इतनी जल्दी करना चाहते हैं तो करने का तरीका आपके सामने मैंने बता दिया है। आप क्या लिखेंगे, 10 में से एक लड़के को सेलेक्ट करने का तरीका 10C1, 8 में से एक लड़की को सेलेक्ट करने का तरीका 8C1, और बच्चों ये वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये वैल्यू कितनी है, 8 है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, वो हो जाएंगे 10 into 8, दैट मीन्स 80 वेज। तो 80 तरीके हैं ऐसे। तो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कॉम्बिनेशन को यहाँ पे यूज करना चाहें तो वो भी यूज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी छोटा था इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा था अभी। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप डायरेक्टली समझ लीजिए चाहे आप कॉम्बिनेशन से समझ लीजिए, दोनों से क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, नेक्स्ट कंसेप्ट है, हेडिंग डालिए अब, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको समझना है। पहले आपने क्या देखा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब आप सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये कब अप्लाई होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो लिखना स्टार्ट करिए। इफ देयर आर टू जॉब्स, if there are two jobs such that if there are two jobs such that they can be performed independently in M and N ways। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने बताया कि if there are two jobs such that they can be performed independently in M and N ways, then either of the two jobs can be performed in M plus N ways। तो बच्चों जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा था ना कि एक लड़का और एक लड़की लेना है, यानी कि दो लोग लेने हैं, तो मैंने M वेज बताए लड़के लेने के लिए, N वेज बताए लड़की लेने के लिए। तो ओवरऑल दोनों को लेने के तरीके फाइनली क्या बन गए, M into N, यानी कि 10 into 8 80 वेज। लेकिन अगर वो कहता कि स्कूल का फंक्शन परफॉर्म करना है, या तो वो एक लड़के को भी चुन सकता है या तो वो एक लड़की को भी चुन सकता है, उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो तुम कहते सर उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे M plus N, यानी कि 10 plus 8, यानी कि उसका आंसर होगा 18। और वो जस्टिफाइड भी होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि एक लड़का भी ले सकता है या एक लड़की भी ले सकता है। तो बच्चों 10 में से एक लड़का लेने के तरीके कितने होंगे, 10 होंगे। 8 में से एक लड़की लेने के कितने तरीके होंगे, 8 तरीके। तो 10 तरीके वो हैं, 8 तरीके वो हैं, तो 10 प्लस 8 कितने हुए, 18 तरीके हुए। मतलब ये कोई कंपलसरी यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि एक लड़के के साथ एक लड़की हो ही हो। पहले वाले क्वेश्चन में कंपलसरी कंडीशन थी कि एक लड़का हो और एक लड़की हो,
लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, एक लड़का भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एक लड़की भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो लड़का रिप्रेजेंट कर सकता है तो उसके नंबर ऑफ वेज हुए 10, लड़की रिप्रेजेंट कर सकती है उसके नंबर ऑफ वेज हुए 8। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 18 वेज। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब और की बात आती है या आइदर की बात आती है तो आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक आपको लेना है। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कंसेप्ट यहाँ पे किस तरह से काम किया। तो सभी बच्चों को हमारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। दिस इज द बेसिक क्लास। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ स्टार्टिंग में तो आपको फिर क्वेश्चन करने में आगे दिक्कत आएगी धीरे धीरे। देखिए सबसे पहले एक हम आपको क्वेश्चन फिर से करके दिखा रहे हैं। देखिए, देयर आर 3 candidates. There are 3 candidates for a classical. There are 3 candidates for a classical, 5 for a mathematical, and 4 of a, and 4, फिर से लिख देता हूं, and 4 for, and 4 for a म्यूजिकल। तो 3 कैंडिडेट्स क्लासिकल के लिए, 5 मैथमेटिकल के लिए हैं और 4 नेचुरल, और सॉरी 4 जो है आपके म्यूजिकल के लिए लिए गए। अब इसके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन these scholarship be awarded। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें 3 कैंडिडेट्स क्लासिकल के लिए हैं, 5 मैथमेटिकल के लिए, 4 म्यूजिकल के लिए। म्यूजिकल स्कॉलरशिप, म्यूजिकल या पूरा लिख लीजिए साइंस स्कॉलरशिप। तो 3 तरह की स्कॉलरशिप है, 3 कैंडिडेट्स क्लासिकल के लिए, 5 मैथमेटिकल के लिए, 4 म्यूजिकल साइंस स्कॉलरशिप के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। ठीक है, तो उसको कितने तरीके से हम अवॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो अब आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा करके, क्योंकि आपको क्लियर है कि जो स्कॉलरशिप है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो क्लासिकल को देने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3। मैथमेटिकल को देने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5। म्यूजिकल को देने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4। बोलो समझ में आया। तो इसका मतलब हम कितनी तरीके से ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि 3 × 5 × 4, यानी कि टोटल 60 तरीके हो सकते हैं। टोटल 60 तरीके से हम ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अवॉर्डिंग एनी वन ऑफ द स्कॉलरशिप, तो किसी एक स्कॉलरशिप से भी काम अगर चल सकता है तो पहला तरीका होगा 3, दूसरा तरीका होगा 5, तीसरा तरीका होगा 4। तीनों को आपस में ऐड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 12। यानी कि क्वेश्चंस में इनमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूं उस तरीके से बोलने आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं चाहिए होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज चाहिए होते हैं। तो आपको अपने मुंह पर बार बार जबान पे लाना है कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वेज की वैल्यूज लिखनी पड़ती है। ठीक है ना, तो जिस पर ये बात क्लियर हो जाती है। यस बेटा बताइए। सर आपने सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। हाँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दें, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देते हैं, लिख देंगे। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका,
वो है, वो उस तरह से लिख देंगे, इन हाउ मैनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 5 + 4 दैट इज 12। ओके, तो आपको ये कम से कम ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन में एंड लगा रहता है और एडिशन में और लगा रहता है, मतलब किसी एक से भी काम चल सकता है अगर एक को स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो होते हैं उनकी वैल्यूज चाहिए होती है और नंबर ऑफ वेज को ही आप यूज करते हैं तभी आंसर आप निकालते हैं। और पूरे चैप्टर्स में यही होता है, बार बार आपसे नंबर ऑफ वेज ही पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। आपको हम एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं और आपका और भी सेटअप क्लियर हो जाएगा। फाइंड द number of 4-letter words with or without meaning. Find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters rows when first case repetition of letters is not allowed और सेकेंड केस हो सकता है कि रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका कि आपके पास लिखा है कि 4 लेटर के शब्द बनाने का कितने तरीके हो सकते हैं। जो 4 लेटर के शब्द बनेंगे चाहे उनका कोई मतलब हो या ना मतलब हो, यही मतलब होता है विद और विदाउट मीनिंग। मतलब मीनिंग के साथ भी हो सकते हैं या बिना मीनिंग के साथ भी हो सकते हैं। तो अब आपको 4 लेटर हैं ROSE, इनको हम अरेंज करके कितने लेटर्स बना सकते हैं सर ताकि यस बेटा बताओ सर पहले का आंसर बता सकते हैं ना सर? हाँ बताओ। 24। हाँ पहले का आंसर 24 है। यस बेटा। ओके, तो मैं एक बार आपको समझा भी देता हूं उसको किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस इस तरह के करने के लिए काफी आसान काम होता है। आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स से समझ सकते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मैंने कहा कि पहले ही प्लेस पर भाई 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो मैंने 4 बॉक्सेस की जगह बना ली है। पहली प्लेस पर कितने तरीके से आ सकता है? तुम कहोगे सर पहली प्लेस पे आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। यानी पहली प्लेस पर नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4 तरीके हैं। यानी कि पहला जो प्लेस हो सकता है 4 लेटर वर्ड में, तो पहला प्लेस 4 तरीके से जगह ले सकता है। उसमें आर भी आ सकता है या ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है या ई भी आ सकता है। मान लो यहां पर कोई एक लेटर आ गया, मान लो आर आ गया या ओ आ गया या एस आ गया या ई आ गया, कोई एक तो आया होगा ना। तो एक ने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, बचे कितने अब? 3। तो अगर पहली प्लेस पे ओ आ गया है तो सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? या तो आर आ सकता है, या तो एस आ सकता है, या तो ई आ सकता है। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 3। थर्ड प्लेस देखो भाई, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे जो आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि वो
वाले लेटर्स आप बनाइए जिसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो पहली और दूसरी प्लेस पे जो लेटर्स आ चुके हैं वो थर्ड प्लेस पे यूज नहीं होंगे, यानी थर्ड प्लेस पे बचे हुए दो लेटर्स के कोई भी आ सकता है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 2 हुए। और आखिरी में एक लेटर बचा तो उसका नंबर ऑफ वेज तो 1 ही हुआ। यानी आपका जो पहला आंसर हुआ वो हुआ कि पहली प्लेस पे 4 तरीके से रखे जा सकते हैं, दूसरी प्लेस पे 3 तरीके से, तीसरी प्लेस पे 2 तरीके से, चौथी प्लेस पे 1 तरीके से। तो m वेज, n वेज, p वेज, q वेज, तो ओवरऑल वेज कितने हुए आपके? 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स 24। ठीक है ना? बोलो समझ में आया? अब आपको क्या करना है सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में लिखा रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब ये हुआ कि पहली प्लेस पे जो लेटर आ चुका है वही लेटर दूसरी प्लेस पे दोबारा आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो पहली प्लेस पे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, 4 तरीके। दूसरी प्लेस पे अगर मान लो पहली प्लेस में आर यूज हो चुका है तो सेकंड प्लेस पे भी वो दोबारा यूज हो सकता है, यानी सेकंड प्लेस पे भी 4 तरीके हैं, थर्ड प्लेस पे भी 4 तरीके हैं, फोर्थ प्लेस पे भी 4 तरीके हैं। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होने की वजह से हर जगह पर 4 नंबर ऑफ वेज बन गए हैं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ वेज बने कितने? 4 into 4 into 4 into 4, यानी कितने तरीके हो गए ये? 256 वेज। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन किस तरह से किया है। सर अभी तो ये क्वेश्चन है तो हम लोग ने ऐसे कर लिया, अगर सर इसमें हाँ ज्यादा लेटर्स दे देंगे तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो बेटा वो आगे आएगा कंसेप्ट, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट क्लास है। ओके सर, फर्स्ट तो फिर क्लास सर एकदम हम इस बेसिक। हाँ, क्वेश्चन को एनसीआर से नहीं कर सकते हैं? किसको बेटा? हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं, अभी आगे करेंगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी इससे भी कर ओके सकते हैं हम सर। लोग, उससे भी कर सकते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए ना कि क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ वेज को यूज करना समझिए कि नंबर ऑफ वेज को यूज कैसे किया जा रहा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लियर अब होने लगे होंगे कि हम किस तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चंस को डिफिकल्ट भी किया जा सकता है, तो ठीक है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट करके दिखाते हैं, थोड़े से लेवल ऊपर ले जाते हैं। देखिए, तो जैसे आपको सिखाया है अभी उतना ही अगर आप यूज करेंगे आपका काम होता चला जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 digit numbers, how many 3-digit numbers can be formed without using the digits 0, 2, 3, 4, 5, 6? दिस इज द क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपने जितना पढ़ा है उसको आप यूज करेंगे तो शायद आपका दिमाग चलने लगे। इसमें लिखा है हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed without using the digits 0, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीका है करने का, बताएं। हमने कहा बेटा टोटल नंबर्स जो भी ये नंबर बनता है, चाहे जितने भी नंबर्स बनेंगे उनमें डिजिट्स यूज क्या होती हैं? 0 से लेकर 9 तक ही तो यूज होती हैं भाई। आपके पास कोई भी अगर आप रुपए लिखते हैं तो उन रुपयों में क्या होता है? 0 से लेकर के 9 तक ही तो होता है नंबर, तो इनको डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब इसमें से
आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन उसमें से क्या यूज नहीं करना है, उसमें से आपको 0 नहीं यूज करना है, 2 नहीं यूज करना है, 3, 4, 5, 6 ये यूज नहीं करना है। यानी आप किसको यूज करेंगे, आप यूज करेंगे 1, 7, 8, 9, इन 4 को यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब इन 4 को यूज करके आप 3 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे, ये आपके पास काम आ गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप 3 डिजिट नंबर के लिए बॉक्स बना लीजिए 3 डिजिट का, और देखिए पहली प्लेसेस पे क्या जा सकता है। तो आप कहोगे सर पहली प्लेस पे जो जा सकता है नंबर, वो 1 भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है। यानी पहली प्लेस पे क्या जा सकता है, 4 तरीके हैं नंबर जाने के। और अगर मान लो जो नंबर हम पहली जगह पे यूज कर सके वो दूसरी जगह भी यूज हो सकता है, मतलब रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो सेकंड वाले बॉक्स में भी कितने नंबर जा सकते हैं, 1 भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जा सकते हैं 4 में से। तो अगर रिपीटिशन अलाउड हुआ, यानी कि डिजिट्स को अगर हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब 1 अगर यूज हो गया तो 1 को सेकंड प्लेस पे भी यूज कर ले, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 4 × 4 × 4। और अगर मान लो रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ, तो ऐसे केस में कितने नंबर हो सकते हैं, पहली प्लेस पे 4, दूसरी पे 3, तीसरे पे 2, इतने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो बाय द वे इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस में रिपीटिशन अलाउड ही होता है, तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, तो 1, 7, 8, 9 को यूज करके अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएं, तो कॉमन सेंस लगाने पर यह समझ में आता है कि इनको यूज करके कुछ ऐसे भी तो नंबर होंगे जो सारे नंबर्स कवर करें। तो 4, 4, 4 भी तो हो सकता है, सॉरी 7, 7, 7 भी तो हो सकता है, 8, 8, 8 भी तो हो सकता है, 9, 9, 9 भी तो हो सकता है, 1, 9, 1 भी तो हो सकता है, 1, 7, 1 भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लियरली रिपीटिशन अलाउड होना चाहिए। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तभी तो सारे नंबर उसमें कवर होंगे। तो ऐसे केसेस में ये वाला केस आता ही नहीं है कि जिसमें रिपीटिशन अलाउड ना हो। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो आपके कुछ नंबर्स जरूर छूट जाएंगे जो इन 4 डिजिट्स को यूज करके बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें क्लियर कट होता है कि रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड होगा तभी तो 1, 7, 1 बन सकता है, 7, 8, 7 बन सकता है, 9, 8, 9 बन सकता है कि नहीं। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ तो कई सारे 3 डिजिट के नंबर छूट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तो रिपीटिशन इसमें अलाउड होता ही है। तो टोटल नंबर कितने बन के आएंगे, 4 × 4 × 4, तो दैट मीन्स कितने हो जाएंगे, 64। बोलो समझ में आया? ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन करने के मेथड क्लियर हो गए होंगे।